बिल्कुल, यानी कि रूस का नियंत्रण तो इन इलाकों में बढ़ता ही जा रहा है, बल्कि इनसे अब आगे भी बढ़ रहा है। उस पर हम आगे भी बात करेंगे। और देखिए, यूक्रेन में $800 बिलियन का निवेश होगा। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन करेंगे निवेश। 2040 तक निवेश के लिए प्लान तैयार है। तो ये उन शर्तों में से एक है, $800 अरब के निवेश का। क्या ये निवेश का प्लान इतना मजबूत या इतना प्रॉफिटेबल है यूक्रेन के लिए, जिससे वो अपनी जमीन जो है रूस को ऑफिशियली सौंप दे? देखिए, यूक्रेन में $800 अरब का निवेश होगा। क्या है जानकारी? तो अमेरिका और यूरोपीय संघ ने मिलकर यह प्लान बनाया है। $800 अरब का पब्लिक प्राइवेट फंड जुटाने की योजना है। अगले 10 साल में जुटाई जाएगी यूक्रेन के लिए फंडिंग। प्लान क्या है? तो फंड का इस्तेमाल यूक्रेन के पुनर्निर्माण पर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होगा। यूक्रेन को यूरोप के लेवल का मॉडर्न देश बनाना, यह उद्देश्य होगा। कीव में $100 अरब के निवेश की योजना है। मकसद है भविष्य में यूक्रेन को ईयू का सदस्य बनाना, यूक्रेन को निवेश डेस्टिनेशन के रूप में पेश करना। तो ये सारे टारगेट्स हैं इस फंडिंग के को लेकर। सिवाय सर, एक तरफ तो पैसा और दूसरी तरफ जमीन, क्या यूक्रेन चुनेगा? और मैं इसमें एक छोटा सा सवाल यह भी आपसे करना चाहता हूं, अगर जमीन देनी ही है तो क्या ऐसा होगा कि डोनबास को यूक्रेन छोड़े, लेकिन डोनबास से नीचे नीपर नदी के पास का जो एरिया है वो रूस वहां से पूरी तरह से विड्रॉ करे? क्या ये किसी तरह की शर्त हो सकती है जिसको रूस एक्सेप्ट करे? क्योंकि रूस की मौजूदगी 70% ही सही, 80% ही सही वहां भी है। हाँ बिल्कुल, देखो ये जो रवि आप इशारा जिस तरफ कर रहे हैं वो एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, क्योंकि डोनबास का जो इलाका है वो रशियन स्पीकिंग है, वो रशिया के साथ ही रहा है ज़्यादातर, और वहाँ पर इंसर्जेंसी चली हुई थी। अगर आप 4 साल पहले लड़ाई देखें तो 3-4 दिन में ही ये इलाका जीत लिया था, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो रूस की तरफ हैं। तो ये सच्चाई है। अगर कोई सोल्यूशन निकलेगा तो डोनबास का जो इलाका है वो यूक्रेन को छोड़ना पड़ेगा रूस के लिए। और जो बात इसकी नहीं हो रही जो इलाका उसने जीत लिया, बात हो रही है जो 15% इलाका डोनबास का रह रखा है वो भी यूक्रेन रूस को दे दे। मुझे लगता है ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, क्योंकि अगर ये होता है तो फिर अगला स्टेप होगा, क्योंकि अगर ये लड़ाई चलती रहती है तो रूस और इलाका जीतता रहेगा, यूक्रेन तो वापस तो ले नहीं सकता। इसलिए मुझे लगता है एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। जापोरिजिया और खारासोन में कहीं ना कहीं बातचीत हो सकती है बफर जोन के ऊपर। $800 बिलियन की जो बात हो रही है, कैसे ये एक प्रकार से जो पब्लिक सेक्टर से कलेक्ट करके, मुझे लगता है कि अगर ये प्लान है और पैसा इकट्ठा हो जाता है तो एक बड़ी एम्बिशियस प्लान है। अगर ये होती है तो यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा, वहां पर कंस्ट्रक्शन होगी, डेवलपमेंट होगी, सड़कें बनेंगी, पोर्ट बनेंगे, और $100 बिलियन की में लगा एक अच्छी प्लान है। मगर ये इम्प्लीमेंटेशन। और सर, क्या यही इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी गारंटी भी है? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये एक प्लान ऐसा है कि वर्केबल है। यूक्रेन को अब अड़ना नहीं चाहिए, यूक्रेन को ग्राउंड रियलिटी देखनी चाहिए। डोनबास उसके पास 80% इलाका है नहीं, 20% का इलाका भी दे के शांति ले, क्योंकि यूक्रेन आने वाले समय में इलाका वापस नहीं ले सकता रूस से। रूस धीरे धीरे इलाका और जीतता जा रहा है। इट इज एडवांटेज टू रशिया, नॉट टू यूक्रेन। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये प्लान दी गई है ये वर्केबल है, अगर यूक्रेन और जो बाकी नाटो कंट्री माने इसको, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनेगा बात पे, या फिर अपनी शर्तों पर अड़े रहेंगे तो फिर तो कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। लौटूंगी सर आपके पास। यूरोप पर जेलेंस्की भड़के हैं। दावोस में जेलेंस्की ने आलोचना की है, ईयू की सभी सदस्य मदद नहीं कर रहे, ये कहा गया है। यूरोप की रणनीति भटकी हुई रणनीति है, ये भी जेलेंस्की ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। तो यूएई में शांति वार्ता चल रही है। यूरोप पर यूक्रेन भड़का हुआ है, जिसको लेकर जेलेंस्की ने बयान दिया। लेकिन क्या कहा? यूरोप की अपनी सुरक्षा ही दांव पर है। यूरोप की रणनीति भटकी हुई दिख रही है। रूस को लेकर यूरोप में राजनीतिक मतभेद है। यूरोप की प्रतिक्रिया धीमी है और बिखरी हुई भी है। यूएस की तरह साहसिक कदम उठाने की जरूरत है। बयान का मकसद क्या है, क्या है मायने? यूएई बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना, अमेरिका से सैन्य मदद मिलती रहे, यूक्रेन के हालात मजबूत दिखाना भी मकसद। और असर क्या होगा? यूरोपीय देशों में नाराजगी बढ़ेगी। अमेरिका पर यूक्रेन की निर्भरता भी इसी के साथ बढ़ जाएगी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर जेलेंस्की यूरोप से क्यों निराश हैं, क्योंकि बिना अमेरिका के रूस
के सामने यूरोप टिक नहीं पाएगा और यूरोप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रंप को निराश कर दिया है। तकनीक के मामले में रूस के पास अपना सैटेलाइट है, जबकि यूरोप अमेरिका पर निर्भर है। ऐसे में मारक क्षमता की बात करें तो रूस के अपनी उन्नत मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम है, जबकि यूरोपीय देश अमेरिका पर निर्भर हैं। बात एयर पावर की करें तो यूरोपीय देशों के पास भी उन्नत एयरक्राफ्ट है, लेकिन रूस उनसे भी घातक प्लेन और ड्रोन्स अपने बेड़े में रखता है। और अगर बात लॉजिस्टिक्स की करें तो यूरोप गोला बारूद के लिए अमेरिका पर ज्यादा निर्भर है, जबकि रूस किसी पर निर्भर नहीं है। यही नहीं, इंटेलिजेंस के मोर्चे पर यूरोपीय देश अमेरिका पर ज्यादा निर्भर हैं, जबकि रूस के एजेंट्स पूरे यूरोप में एक्टिव हैं। तो यह तुलना थी निनाद सर, एक कंपैरिजन तो हमने ड्रॉ कर दिया। कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि अगर रूस से सीधे यूरोप टकराता है बिना अमेरिका के, तो उसके लिए मौजूदा वक्त में तो यह बहुत ही चैलेंजिंग है। क्या यूरोपीय देशों को अब विड्रॉल मोड में जाने का समय आ गया है रूस के साथ टकराव के हर मोर्चे पर? और दूसरा यह कि अमेरिका पर निर्भरता का युग खत्म हो गया है, अब उन्हें इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, आत्म अवलोकन करना पड़ेगा कि हम दुनिया में कहां खड़े हैं। यूरोप इतनी आसानी से यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई भी कॉस्ट हो। कॉस्ट बढ़ रही है, पर यूरोप को एक तरह से मैं कहूँ तो उनके ऊपर खून सवार है कि रूस को हम दबा के रखें, और ये जो पैसा हम खर्च रहे हैं इससे रूस का एक हाथ उसके बंधा हुआ रहेगा। तो ये मेरे को लगता है एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि रूस के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो कन्वेंशनल वॉर जीत सके यूरोप से। जब यूक्रेन से 4 साल में नहीं जीत पाया, वो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर ऑप्शन पे जाएगा। ये हमने याद रखना चाहिए कि कोल्ड वॉर में उल्टा था। जब शीत युद्ध चलता था तो रशिया के पास एडवांटेज होता था टैंक का, मिसाइल का, आर्मी के नंबर्स का, और यूरोप के पास कम होते थे टैंक, मिसाइल वगैरह, तो वो फर्स्ट न्यूक्लियर यूज करने के सोचते थे। अब ये जो सिक्का है उलट गया है। तो जितना यूरोप उकसाएगा यूक्रेन को रशिया के खिलाफ, उतना मेरे ख्याल से न्यूक्लियर वॉर तक का खतरा बढ़ता जाएगा। तो यूरोप को एक कदम या तो पीछे लेना पड़ेगा, या हम एक बहुत खतरनाक करार पे। मैं सर एक एक्सट्रीम क्वेश्चन पूछता हूं। एक खुला युद्ध अगर हो जाए यूरोप और रूस में आज के बीच में, एक एग्जाम्पल के साथ आपने कहा कि यूक्रेन का युद्ध इतना लंबा की जाए, क्या सिनेरियो देखते हैं अगर एक खुला युद्ध हो ही जाए तो? खुला युद्ध अगर होता है तो मैं 3 सिनेरियो देखता हूं। पहला सिनेरियो ये है कि अगर हम देखें तो जर्मनी और इंग्लैंड के पास टोटल सिर्फ 1.5 लाख सैनिक हैं। 1.5 लाख या 2 लाख सैनिक हैं जो लड़ सकते हैं, जिसको कहते हैं थ्रस्ट, जिसको कहते हैं जैसे भाले की नोक, तो उनको तो संभाल लेगा रूस। पर उसके बाद जो रिजर्व्स हैं और बाकी के यूरोप के कंट्रीज हैं, उनके एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल हैं, रूस हर रोज हारता जाएगा टेरिटरी, और एक लाल रेखा, रेड लाइन है होगी रूस की, जहां वो कहेगा। आपका कमेंट इस पर, आपका कमेंट। जहां वो कहेगा न्यूक्लियर करेंगे। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा कि पुतिन ने ये बात कही थी कि यूक्रेन में तो हम सर्जिकल किस्म का युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन अगर जंग यूरोप के साथ हुई तो बातचीत के लिए कोई बचेगा नहीं। मतलब साफ तौर पर है कि युद्ध के पहले ही हफ्ते में रूस परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल करने से नहीं चुकेगा। हमेशा याद रखिए, यूक्रेन के साथ रूस को आज भी मोहब्बत है, लेकिन यूरोप के साथ कोई रियायत नहीं देगा। बिल्कुल मनीष, और ऐसे हालात बनते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन यूरोप में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक बात तो साफ है, हालांकि ट्रंप ने दावोस से दावा किया है कि वो शांति प्रक्रिया फिर शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हुई है।